फिल्म को 3 उपन्यासों में विभाजित किया गया है। पहला उपन्यास लॉन्ग ट्रेलिस के साम्राज्य के राजा और रानी के इर्द गिर्द घूमता है। सबसे पहले युगल एक खुशहाल जीवन जीने लगता है, लेकिन फिर हम सीखते हैं कि रानी एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति से पीड़ित है जो उसे कभी भी मां बनने की अनुमति नहीं देती है। यही कारण है कि रानी हमेशा परेशान रहती है। अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखकर राजा ने उसके इलाज के लिए पूरे राज्य से सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी रानी की बीमारी का निदान करने में सक्षम नहीं है। के बावजूद राजा उसे खुश करने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन राजा ने सर्कस कलाकारों को महल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। अचानक रानी ने सर्कस कलाकारों में से एक को उत्साहित देखा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। जतन वो ईर्ष्या महसूस करती है और अपने कमरे में वस्तुओं को तोड़ना शुरू कर देती है। जब राजा उसकी प्रतिक्रिया देखता है तो वो उसके कमरे में जाता है और उसकी समस्या का समाधान खोजने का वादा करता है। देर रात एक अजीब नेक्रोमेंसर महल में आता है और उन्हें बताता है कि वो रानी की गर्भावस्था की समस्या को हल कर सकता है। राजा उसे याद दिलाता है कि कई डॉक्टरों ने रानी को ठीक करने की कोशिश की और असफल रहे, लेकिन नेक्रोमेंसर जोर देकर कहता है कि रानी बच्चे पैदा कर सकती है। फिर उन्होंने उन्हें समझाया कि प्रकृति को हमेशा संतुलन में होना चाहिए और अगर वे जीवन चाहते हैं तो उन्हें बदले में जीवन का त्याग करना चाहिए। रानी मां बनने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार लगती है, इसलिए वो नेक्रोमेंसर का समाधान सुनने के लिए उत्सुक है। उस समय नेक्रोमेंसर प्रक्रिया का वर्णन करना शुरू कर देता है। राजा को एक समुद्री राक्षस का शिकार करना पड़ता है और रानी की बीमारी के इलाज के लिए इसका उपयोग करने के लिए अपना दिल काटना पड़ता है। फिर एक कुंवारी लड़की को इसे अपने दम पर पकाना होगा, जिसे रानी खाएगी। नेक्रोमेंसर उन्हें आश्वासन देता है कि इस तरह रानी गर्भवती हो जाएगी। निर्देशों को सुनने पर राजा तुरंत कार्य को अंजाम देना ले सहमत हो जाता है और तैयारी शुरू हो जाती है। अगले दिन राजा कवच पहनकर नदी के लिए निकलता है, जो उसे पानी के नीचे सांस लेने की अनुमति देता है। वो राक्षस को नदी के तल पर सोता हुआ पाता है, फिर धीरे धीरे अपनी दिशा में आगे बढ़ता है। वो अपने भाले से राक्षस को छुरा घोंपने में सफल होता है, लेकिन जब राक्षस उसे अपनी पूंछ से मारता है तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपने घावों से मरने से पहले उसने अपने आदमियों को प्राणी के दिल को बाहर निकालने का आदेश दिया। रानी दिल लेती है, उसे एक कपड़े के टुकड़े से ढक लेती है और फिर अपने मृत पति का चेहरा देखे बिना महल में लौट आती है। बाद में रानी ने महल में एक नौकरानी को एक कुंवारी पाया और उसे अपने दम पर दिल तैयार करने के लिए सौंपा। दिल पकाते समय नौकरानी अजीब संवेदनाएं महसूस करती है और अचानक गर्भवती हो जाती है। पकवान रखते ही रानी लालचवश दिल को खा जाती है और गर्भवती हो जाती है। अगले दृश्य में नौकरानी और रानी एक ही समय में अपने बच्चों को जन्म देती हैं और अंत में रानी की इच्छा पूरी होती है। रानी के पुत्र का नाम एलियास है, जबकि दासी के पुत्र का नाम जोना है। उस रात लॉन्ग ट्रेलिस के राजा का अंतिम संस्कार राज्य के सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों और अन्य राज्यों के राजाओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। फिल्म 16 साल बाद आगे बढ़ती है, क्योंकि बच्चे वयस्क हो गए हैं। रानी अपने बेटे एलियास के साथ एक खुशहाल जीवन जीती है, क्योंकि उसे लगता है कि जीवन ने उसे दूसरा मौका दिया है। वो पार्क के भूल भुलैया में अपने बेटे एलियास के साथ खेलती है। वो उसके साथ रहने के लिए संघर्ष करती है, जिससे वो अपने दोस्त जोना के साथ छिप सकता है, जो उसके जैसा दिखता है। उनके पास एक मजबूत दोस्ती है और एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एलियास और योना भूल भुलैया की दीवार पर चढ़ जाते हैं, जिससे रानी सोचने लगती है कि उसका बेटा कहाँ चला गया है। जब वो महल में लौटती है और एलियास को योना के साथ घोड़े की सवारी करते हुए देखती है तो रानी उनकी दोस्ती से ईर्ष्या करती है। जब उसका बेटा लौटता है तो वो उसे बताती है कि एक राजकुमार के रूप में उसे नौकरानी के बेटे के साथ दोस्ती करने की अनुमति नहीं है। उसके लिए उसकी चेतावनियों के बावजूद एलियास अपनी मां को अनदेखा करता है और योना से मिलना जारी रखता है। एलियास और योना राजकुमार की तलाश में शूरवीरों से पानी के नीचे छिपे हुए हैं। जैसा कि हम सीखते हैं कि उनके पास एक अनोखे तरीके से पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता है। रानी अपनी नौकरानी को बुलाती है और धमकी देती है कि अगर उसने अपने बेटे को एलियास से मिलने से नहीं रोका तो वह और उसका बेटा उसे देश से निकाल देंगे। हालांकि दोनों उदासीन प्रतीत होते हैं और नियमित रूप से मिलते हैं। एक दिन योना एलियास के रूप में तैयार होता है और रानी को उसके झुमके पहनने में मदद करता है। उन्हें पता नहीं था कि रानी ने खिड़की से उनकी बातचीत सुनी और योना को राज्य से निष्कासित करने का आदेश दिया। एलियास ये जानने की कोशिश करता है कि योना क्यों जा रहा है, लेकिन असफल रहता है।
योना अपने चाकू से एक पेड़ के तने को काटता है और उसमें से पानी बहने लगता है। योना एलियास से कहता है कि जब तक पानी साफ है उसे पता होना चाहिए कि वह जीवित है, और जैसे ही वो लाल हो जाता है उसे समझना चाहिए कि उसका जीवन खतरे में है। एलियास नियमित रूप से ये देखने के लिए पानी की जांच करता है कि क्या ये लाल हो गया है। एक दिन पानी लाल हो जाता है और महसूस करता है कि कुछ गंभीर हो रहा है। योना को खोजने के लिए एलियास ने अपनी मां को सूचित किए बिना राज्य छोड़ दिया। एक लंबी खोज के बाद एलियास आखिरकार जोना के घर पहुंचा। उसे पता चलता है कि योना की शादी एक जवान औरत से हुई है और वहां के लोग उसे योना के रूप में पहचानते हैं क्योंकि वे एक ही चेहरे की विशेषताओं को साझा करते हैं। उसके बाद उसे पता चलता है कि योना 5 दिनों के लिए जंगल में है और तब से वापस नहीं आया है। एलियास योना की तलाश में बाहर जाता है, जबकि रानी अपने बेटे के बारे में चिंतित होती है। विकल्पों के बिना रानी फिर से नेक्रोमेंसर के पास जाती है, जिसने उससे कहा कि अगर वो अपने बेटे को वापस पाना चाहती है तो उसे एक और जीवन का त्याग करना होगा। रानी ने तुरंत उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कहीं और हम योना को एक गुफा के अंदर घायल देखते हैं, जहां उस पर एक उड़ने वाले प्राणी द्वारा हमला किया जाता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी चीखें सुनने के बाद एलियास योना का पता लगाता है और अपनी तलवार से प्राणी को खत्म करने में कामयाब होता है। एलियास नहीं जानता कि प्राणी कोई और नहीं बल्कि उसकी मां है, लेकिन यही वह है जिस पर सहमति हुई थी, जीवन के लिए जीवन। अंतिम दृश्य में उपन्यास एलियास के राज्य के सिंहासन पर चढ़ने के साथ समाप्त होता है। दूसरे उपन्यास के पहले दृश्य में किंग ऑफ स्ट्रॉन्गक्लिफ और 2 बुजुर्ग महिलाएं एम्मा और डोरा इस उपन्यास का फोकस है। राजा एक बहुत ही वासनापूर्ण व्यक्ति है जो लगातार महिलाओं से घिरा रहता है। वो हर समय बहुत पीता है और एक ऐसी लड़की की तलाश में है जो उससे शादी करने के लिए उसके दिल को लुभाए। उसके पास शक्ति, प्रभाव और धन है और वो अपनी इच्छानुसार किसी भी लड़की से शादी कर सकता है। बाद में हम महल के पास रहने वाली 2 बुजुर्ग बहनों को जानते हैं। एक का नाम डोरा और दूसरी एम्मा है। डोरा एक चतुर और स्वार्थी महिला है, जबकि एम्मा स्पष्ट और गंभीर है। वे मुश्किल से अपना घर छोड़ते हैं और अविवाहित भी हैं। एक सुबह राजा ने डोरा के गायन की आवाज सुनी और तुरंत उसकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए राजा डोरा को बहकाने के लिए एक सुंदर और महंगा हार भेजता है। शाम को स्ट्रॉन्गक्लिफ का राजा महिला को देखने उनके घर जाता है। उसकी कल्पना में यह माना जाता है कि डोरा एक जवान और खूबसूरत लड़की है। जब वो दरवाजे पर दस्तक देता है तो बहनें घबराने लगती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि राजा को उनके बारे में पता चला तो वह नाराज हो जाएगा। कुछ समय खरीदने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की, जहां डोरा ने राजा को 1 सप्ताह बाद लौटने के लिए कहा, जहां वह उससे मिलने के लिए अधिक इच्छुक होगी। आने वाले दिनों में बहनें अपनी उंगलियों को युवा और सुंदर दिखाने का प्रयास करती हैं। डोरा जड़ी बूटियों के साथ अपनी उंगलियों को कवर करती है, लेकिन फिर भी एक बुजुर्ग व्यक्ति की उंगलियों से मिलती जुलती है। लेकिन दूसरी ओर एम्मा ने कई दिनों तक अपनी उंगली अपने मुंह में रखी और परिणामस्वरूप बहुत सुंदर और युवा दिखती है। 1 सप्ताह बाद आज राजा की यात्रा का दिन है। जब राजा उनके घर पहुंचता है तो डोरा उसे उसके बजाय एम्मा की उंगली दिखाता है। राजा उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और मानता है कि उसे आखिरकार उसके जीवन का प्यार मिल गया है। बहनें और भी चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि अगर राजा को उनके बारे में सच्चाई का पता चलता है तो वह उन्हें समाप्त कर देगा। बहुत सोचने के बाद डोरा एक शर्त का सुझाव देती है कि वो राजा के साथ तब तक नहीं सोएगी जब तक कि महल में पूरी तरह से अंधेरा न हो। राजा उसके लिए अपनी मजबूत इच्छा के कारण तुरंत सहमत हो जाता है। इस बीच एम्मा डोरा के शरीर को गोंद से कसना शुरू कर देती है, जब तक कि यह एक युवा लड़की के शरीर की तरह महसूस न हो। आधी रात को राजा का एक गार्ड डोरा लाने आता है, जहां महल में पूरा अंधेरा रहता है। राजा डोरा के साथ सोता है, लेकिन जिज्ञासा के कारण वो उसका चेहरा देखता है और महसूस करता है कि उसने एक बूढ़ी और बदसूरत महिला के साथ रात बिताई। गुस्से में वो अपने गार्ड को डोरा को खिड़की से बाहर फेंकने का आदेश देता है, लेकिन सौभाग्य से वो गिरने से बच जाती है। जंगल में डोरा जादू देखती है जब एक चुड़ैल वहां आती है और उसे पाती है। अपनी जादुई शक्तियों के साथ डायन डोरा को वापस लंबे बालों वाली एक खूबसूरत युवती में बदल देती है। अगले दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल का दौरा करता है और पहली नजर में युवा ड्यूरा के साथ प्यार में पड़ जाता है। वो उसे अपने महल में ले आया और उससे शादी करने और उसे रानी बनाने का फैसला किया। डोरा को नहीं पता कि वो एक सुंदर युवा महिला में कैसे बदल गई, इसलिए वो अपनी बहन एम्मा को याद करती है।
एम्मा को अपनी शादी में आमंत्रित किया जाता है। जब एम्मा अपनी बहन को देखती है तो उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कैसे कायाकल्प हुई। जब एम्मा पूछती है कि वो फिर से जवान कैसे हो गई, तो डोरा व्यंग्यात्मक रूप से जवाब देती है कि उसने अपनी पुरानी त्वचा को एक्सफोलिएट किया है। एम्मा अपनी बहन पर विश्वास करती है और हार के बदले में अपनी पुरानी त्वचा को छीलने के लिए एक लोहे के निर्माता के पास जाती है। लोहा निर्माता उसे जंगल में ले जाता है, इसे एक पेड़ से बांधता है और उसकी सभी अतिरिक्त त्वचा को हटा देता है। अगले दृश्य में एम्मा खराब हालत में महल में लौटता है और बाद में मर जाता है। महल में डोरा को एक युवा लड़की में बदलने वाला जादू लंबे समय तक नहीं रहता है। वो फिर से बूढ़ा होने लगता है क्योंकि उसकी त्वचा झुकने लगती है। जब उसे पता चलता है कि वो फिर से बूढ़ी हो जाएगी, तो वो राजा के क्रोध के डर से महल से भाग जाती है। कहानी एक दुखद नोट के साथ समाप्त होती है क्योंकि डोरा फिर से बूढ़ा हो जाता है। उसके बाद तीसरा और अंतिम उपन्यास दिखाई देता है, जो हाई हिल्स किंगडम के राजा और उसकी राजकुमारी बेटी के चारों ओर घूमता है। राजा एक अजीब प्रकृति का है। उसकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। उसकी एक अविवाहित बेटी है जिसका नाम वायलट है, जिसकी उसने कभी परवाह नहीं की। एक दिन राजा ने देखा कि एक पिस्सू उसके हाथ पर उतरा और उसके खून से चूसा। इसे कुचलने के बजाय राजा इसे अपना खून चूसने की अनुमति देता है। बाद में राजा कीट को एक सजावटी कांच के बक्से में रखता है और अपने राज्य से अधिक इसकी देखभाल करता है। समय के साथ कीट आकार में विशाल हो जाता है। एक दिन वायलट, जो एक सुंदर युवा महिला बन गया है, हमेशा अपने सपनों के शूरवीर से शादी करने का सपना देखता है। हालांकि गैर जिम्मेदार राजा को अपनी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने कीट की देखभाल करने में व्यस्त रहता है। दुर्भाग्य से एक दिन विशालकाय कीट एक बीमारी से संक्रमित हो जाता है, जहां राजा अपने डॉक्टर को इसका इलाज करने के लिए बुलाता है। राजा जानता है कि पिस्सू मर चुका है, जिससे वो बहुत निराश हो जाता है, जिसके बाद राजा प्राणी की त्वचा को छील देता है। ऊंची पहाड़ियों का राजा अपनी बेटी से कहता है कि उसके लिए एक उपयुक्त पति खोजने का समय आ गया है। वो उससे कहता है कि वो एक प्रतियोगिता की व्यवस्था करेगा और जो व्यक्ति इसे जीतेगा वो उससे शादी करेगा। ये सुनकर वायलट खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी परेशान भी हो जाती है कि वो अपने सपनों के शूरवीर को अपने दम पर ढूंढना चाहती थी। इसके बावजूद वो राजा के फैसले से सहमत थी। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता पूरे राज्य में घोषित की जाती है। राजा अपने महल में एक विशाल पिस्सू की त्वचा प्रदर्शित करता है और घोषणा करता है कि जो कोई भी प्राणी के नाम का अनुमान लगा सकता है वो उसकी बेटी से शादी करेगा। बहुत से लोग वस्तु के नाम का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि वो कीट कभी इतना बड़ा नहीं हुआ है। अचानक महल में एक अजीब दिखने वाला ओग्रे दिखाई देता है, जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, क्योंकि राजा उसे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करने की अनुमति देता है। जब घोल त्वचा को सूंघता है तो वो प्राणी के नाम का अनुमान लगा सकता है। ये जानने के बाद राजकुमारी हॉल से भाग जाती है और फिर महल के किनारे पर चढ़ जाती है और अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयास करती है। उसके पिता ने उसे रोकने के लिए भीख मांगी, दावा किया कि उसने कभी किसी से जवाब जानने की उम्मीद नहीं की थी। राजा अपनी बेटी को शांत करता है और उससे कहता है कि वो अपना वादा नहीं तोड़ सकता है। बिना किसी विकल्प के वायलट आखिरकार एक ओग्रे से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। वायलट रोते हुए महल से निकलती है और अपने नए पति से मिलती है। अगले दृश्य में ओग्रे वायलट को पहाड़ में एक गुफा में ले जाता है, जहां वो कई दिनों तक रोती है। उस दिन बाद में वायलट अपने कोने में बैठी रही, उस जीवन के लिए दुखी थी जिसे उसके पिता ने उसे धक्का दिया था। जब वो गुफा में लौटता है तो घोल उसे अपने बिस्तर पर खींचता है और खुद को उसके पास मजबूर करता है। एक दिन जब घोल शिकार के लिए बाहर जाता है तो वायलट पास के पहाड़ की चोटी पर एक महिला को देखता है, जो उसकी मदद करने और उसे उस समस्या के बारे में बताने के लिए भीख मांगता है जिसमें वो गिर गई थी। महिला उसके साथ सहानुभूति रखती है और वादा करती है कि वो उसकी मदद करने के लिए वापस आएगी। अगली सुबह महिला वायलट को बचाने के लिए अपने परिवार के साथ वहां पहुंचती है। जैसे ही वे विपरीत पर्वत को पार करते हैं, घोल्स उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने रस्सी काट दी और घोल्स चट्टान से गिर गए। बाद में गिरने से बचने वाले ओग्रे को उस परिवार का पता चलता है जिसने वायलट की मदद की और उन सभी को नष्ट कर दिया। फिर वो थके हुए वायलट का एक अवरुद्ध गुफा में पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ता है तो वो उसे गले लगाना शुरू कर देता है। वायलट भी दिलचस्पी का नाटक करता है, अपने सिर को अपनी छाती पर रखता है, लेकिन जिस क्षण वो विचलित होता है वो इसे चाकू के साथ समाप्त कर देती है।
अगले दृश्य में वायलट रॉयल पैलेस में लौटता है, जहां उसका शरीर खून से लथपथ था। वो घोल के कटे हुए सिर को पकड़ती है और इसे अपने पिता के सामने रखती है। फिर वो अपने पिता से कहती है कि यही वो पति है जिसे उसने उसके लिए चुना है, और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। उदासी और भय से भरा राजा उसके सामने घुटने टेकता है और उससे क्षमा की भीख मांगता है। परिषद के बाकी सदस्य अपनी राजकुमारी के सामने घुटने टेक देते हैं, जो अपने पिता पर दया करती है और आंसू बहाती है। अंतिम दृश्य में वायलट को हाई हिल्स किंगडम की रानी के रूप में ताज पहनाया जाता है।